ठीक है। तो एक्सएमएल में होता क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग टैग्स बनाते हो, कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो ये फर्स्ट लाइन एक्सएमएल वर्जन इनकोडिंग ये सब चीज़ तो लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सएमएल स्टार्ट हो रहा है। ये माइन टाइप हो गया, जैसे एचटीएमएल के लिए डॉक टाइप माइन टाइप होता है, सेम चीज़। हमने माईएसक्यूएल एक टैग बनाया, ठीक है, उसके अंदर हमने 4 वेरिएबल बनाया, एक होस्ट बनाया, यूज़र नेम बनाया, यूज़र पासवर्ड बनाया, कोई भी मैसेज सिंपल, ठीक है। हम माईएसक्यूएल को क्लोज कर दिया। अब ये क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपने एप्लीकेशंस में डेटा को पोर्टेबल बना सके कि एक जगह चेंजेस हो और सब जगह वो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो क्लाइंट जैसे हम बोले थे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी जब करते हैं तो वहाँ यूज़र नेम की ज़रूरत होती है, पासवर्ड की ज़रूरत होती है, सब चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हर जगह हमें क्या करना होगा, एडिटिंग करना पड़ेगा मैनुअली जाके सब जगह। तो हम क्या करते हैं, ये सपोज करो हम ये एक्सएमएल फाइल को लिख दिया हमने mysql config.xml, ठीक है। अब क्लाइंट को बोलते हैं कि कोई भी अगर यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस का चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप इसमें जाके चेंजेस करना, अपने आप वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा उसी से, तो जिसका यूज़र नेम पासवर्ड आपने यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जब पासवर्ड चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली तो कर सकते हैं कैसे हर पेज में जाके चेंज करेगा, तो मैंने एक अलग फाइल बना दी, मैं उसको इंक्लूड करूँगा। तो एक फाइल बना दी, उसके अंदर मैंने डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर दी, मैंने और पेजेस बनाए, जहाँ जहाँ मेरे को नीड हो रही है मैं इंक्लूड वो फाइल का नाम दे दूँगा, तो सब में वो चीज़ तो आई गई। वो तो दूसरी बात हो गई। इनडायरेक्ट वे में तो आप वो कोड सब जगह लिख रहे हो ना। इंक्लूड कराने का मतलब क्या होता है, वो पूरा कोड हम किसी फाइल को उठा के उसी में पेस्ट करें इनडायरेक्ट वे में, यही होता है ना। इसमें क्या होता है, हम तो इसका वैल्यूज़ को रीड करेंगे, ये फाइल इंक्लूड होगा नहीं, ठीक है। उसमें क्या है, जो वांटेड फाइल से कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा फंक्शंस होंगे वो तो इंक्लूड करा रहे फालतू में। हमें सर सेव करना है, सेव करने के लिए उस फाइल को इंक्लूड कराया, लेकिन उसमें एडिट और डिलीट का भी कोड आया। इंक्लूड कराने का मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या हुआ, वो फाइल का कंटेंट इनडायरेक्ट वे में वहाँ इंसर्ट हो जाता है रन टाइम में, ठीक है। वहाँ करूँगा फिर भी तो फिर भी हर जगह होगा। तो क्लाइंट को क्या पता होता है प्रोग्राम्स क्या है, वहाँ पर तो आप फंक्शंस बनाओगे ना। तो क्लाइंट को क्या पता होता है कि PHP क्या है सब चीज़, कहाँ जाके चेंज कर देते हैं, सेमीकोलन डिलीट कर दिया तो, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फाइल होता है जिसको क्लाइंट को इसके बारे में मिनिमम पता होता ही है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी में एरर होता है तो आप कहीं भी वीडियो का आप स्क्रीन शेयरिंग करके आप इसी फाइल को चेक करोगे ना। बाकी तो आपका कोड तो किसी ने छिड़ा ही नहीं है, सिंपल सी बात है, इसी को सिर्फ वो एडिट करेगा जो भी करना होगा। तब इसके वैल्यूज़ को कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे पास फंक्शन होता है सिंपल XML _load_ फाइल, ठीक है। इसमें देना होता है फाइल का नेम जिसको आपको रीड करना है। तो फाइल टू बी रेड हमने एक फाइल ही बनाया है XML का, फाइल टू बी read.xml। तो उसका पूरा कंटेंट किस में आ गया, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। स्टोर होने के बाद फॉर ईच लूप स्टार्ट किया, इस ऑब्जेक्ट का एक एक कंटेंट किसके पास आएगा, इस तरफ ट्रैवल करेगा ना। तो देखो हमने क्या किया है, एलिमेंट वैल्यू, एलिमेंट मतलब की कौन सा इसमें की होगा, होस्ट एक की हो गया, समझ में आया। तो होस्ट यहाँ सबसे पहले आया होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, लोकल होस्ट। तो अब यहाँ पर क्या आ गया होगा, लोकल होस्ट। अब प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर की क्या है, होस्ट, और इधर क्या आ रहा है, लोकल होस्ट। बीच में कॉलन हमने ऐसे लगा रखा है, ठीक है। और कॉन्कैट ऑपरेटर लाइन ब्रेक का कमांड। फिर सेकेंड टाइम ये जब अपडेट होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या देगा, इसको सेकेंड एलिमेंट देगा, वो क्या है, यूज़र नेम, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, रूट। तो यहाँ प्रिंट करेगा यूज़र नेम, इसलिए इधर प्रिंट करेगा रूट, समझ में आया। तो हमें क्या चीज़ चाहिए था, सिर्फ वैल्यू चाहिए था। हम तो ये तो अपने अकॉर्डिंग ऐसे प्रिंट करा रहे कि आपको पता होगा कि कहीं उस चीज़ को भी ज़रूरत पड़ी कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीड कर लेगा जितना भी कंटेंट था, तो अपडेट करोगे, ठीक है। होस्ट लोकल होस्ट था, यूज़र नेम 1 का रूट था, यूज़र पासवर्ड 1 2 3 4 लिखा था, और मैसेज में वेलकम टू PHP लिखा हुआ था, ठीक है। सेम आउटपुट है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, अगर PHP की बात करें तो PHP कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट टाइम रन करोगे तो स्लो चलता है, ठीक है। सेकेंड टाइम जब वही प्रोग्राम को रन किया जाए तो फास्ट चलता है, क्यों,
क्योंकि फर्स्ट टाइम विदाउट कंपाइलेशन का वो चलता है, कंपाइलेशन के साथ चलता है, ठीक है, पहले कंपाइल होगा उसके बाद वो चलता है। और हमारा सेकेंड टाइम जब चलता है तो वो तो ऑलरेडी कंपाइल्ड होता है, प्री इंटरप्रेटेड, वो डायरेक्टली रन करता है। तो अगर हम PHP फाइल में हर बार क्लाइंट को बोलेंगे अपना एडिटिंग करने के लिए, तो क्या होगा, बार बार वो प्री कंपाइल होगा रन करने से पहले। तो इससे बढ़िया हम XML क्यों नहीं यूज़ करें कि हमारा प्रोग्राम फास्ट भी रहेगा, ठीक है। यहाँ जेसन पार्सिंग भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जेसन पार्सिंग यूज़ नहीं करते हैं हम लोग डेटाबेस में, ठीक है। वो वेब सर्विसेज जब बनाया जाता है तब उसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको वर्क करना पड़ता है। XML देख लिए कि किस तरीके से XML फाइल को रीड करते हैं। अब ये आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, सपोज करो मल्टीपल XML फाइल है, इससे अगर हमें ये सोच लो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वेबसाइट बनाना है विदाउट डेटाबेस, तो आप इसका काम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ एक फाइल हमने XML का बनाया कंप्लीट क्वेश्चन, दूसरा फाइल बनाया ऑप्शन का, तीसरा फाइल बनाया आंसर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का विदाउट डेटाबेस का बन जाएगा, ठीक है। लिमिटेशंस होता है ना, सपोज करो कोई क्लाइंट है, अब उसे पता नहीं होता है कि भाई जो हमारा एग्जैक्टली सर्वर जब खरीदता है डोमेन और होस्टिंग का, उसे उतना पता नॉलेज नहीं होता है कि हमें डेटाबेस का क्या करना है। उसमें लिखा होता है कि स्टार्टिंग में आपको 5 डेटाबेस मिलेगा, तो सपोज़ करो उसके पास ऑलरेडी 5 डेटाबेस उसने बना के यूज़ कर लिया है। अब आपको बोलता है कि ये वेबसाइट बनवाना है, जब आप टेंडर ले लेते हो तब आप बोलते हो कि भाई यहाँ पर तो डेटाबेस ही नहीं बन सकता। तो क्लाइंट को तो इस तरीके से हम नहीं बोल सकते ना कि डेटाबेस नहीं आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि क्लाइंट को बोलेंगे फिर वो कॉस्टिंग वाली बात आ जाती है। तो वो वही बोलेगा कि आप उस समय बोले थे कि इतना पैसा मिलेगा, वो ये टेक्निकल चीज़ नहीं समझता है कि हाँ ये हमारा फॉल्ट नहीं है, जब आपने डोमेन लिया तो उसका फॉल्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये कर सकते हैं एक स्लो प्रोसेस में हम XML को रीड करवा के उसे पास करवा दें। कभी ज़रूरत पड़ेगा कि उसे कि कंप्लीट हमें चलो भाई पूरा डेटा, हम टेबल का क्वेरी जो होगा एग्जैक्टली हम XML में लिखेंगे, कौन सा डेटाबेस बनाना है, कौन सा टेबल बनेगा, तो इधर पैरामीटर रीड करवा लो, उधर से सीधा उस टाइप का डेटाबेस और टेबल बनवा लो। कंपनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारा टेबल जब भी बनेगा इस नाम से बनेगा, डेटाबेस जब भी बनना चाहिए इस नेम से बनना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो XML डिफाइन कर लो, अपने तरीके से काम खत्म है। एक स्टैंडर्ड बना के दे दिया कि यहाँ अपना डेटाबेस का नेम लिख दो, यहाँ अपना टेबल का नेम लिख दो, यहाँ नंबर ऑफ़ फील्ड्स ही कितने रहने चाहिए वो फील्ड्स का नेम लिख दो, अपने आप पता चला जाएगा। ये तो डायनेमिक हो जाएगा ना, फिर तो हमारा कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये भी सेम, अगर कोई टैग में मिस कर गया उसको क्लोज करना तो ये रन नहीं होगा। हाँ, टैग का तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सारे कंटेनर टैग होते हैं। इसका एरर क्या है, फिर एरर कैसे बदलेगा, जैसे क्या एरर आया है ऐसी कुछ? चल जाएगा इंडेक्स.php में लाइन नंबर 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये फाइल लोड ही नहीं है। ओपनिंग एंड एंडिंग टाइम इज मैच, ठीक है ना। फाइल टू बी read.xml के अंदर से रहना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी कुछ हो चुका है, अब तो हम लोग प्रोजेक्ट्स पे मूव कर सकते हैं। सिक्योरिटीज हो चुका है, डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लिया है हम लोगों ने, जेसन पार्सिंग कर चुके हैं, क्वेरीज कर चुके हैं, फाइल अपलोडिंग कर चुके हैं, डेट टाइम हो चुका है, कुकी सेशन हो चुका है, कर्ल भी हो चुका है, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन हो चुका है। इसका कोडिंग वही अपने इंडेक्स में लिखना है, कनेक्टिविटी करवानी है डेटाबेस में। ये वेरिएबल पहले कहीं और से करूँगा उसको किसका वेरिएबल को इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़, हाँ हाँ ऐसा करना होगा, इसके वैल्यूज़ को एक स्ट्रिंग में अपेंड करते जाना होगा। आप स्टैंडर्ड बनाओगे ना
कि हमारा सबसे पहले जो आएगा यूज़र नेम आएगा, सेकंड जो आएगा यूज़र पासवर्ड आएगा। तो पहला वैल्यू लेकर स्ट्रिंग में अपेंड करते चले जाओ कॉमा पे, और कॉमा पे एक्सप्लोर कर दो और एरे का इंडेक्स वहाँ पुट कर दो। ठीक है, ऐसे किया ही जाता है। एक्सप्लोड, इंक्लूड, ये सब जो फंक्शंस बनाए गए हैं, और हम लोगों को कहाँ ज़रूरत पड़ता है? आपको ज़रूरत पड़ता है ज़्यादातर नहीं ना, लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूरत होता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, उतना बड़ा डेटा कहीं से अलग अलग टेक्स्ट फील्ड में एंटर कराने का। तो हमने दे दिया, सपोज करो मेजेंटो में सबकी ज़्यादा यूज़ होती है कि, या फिर वर्डप्रेस में भी मिलेगा आपको इस टाइप का यूज़ कहीं, कि सपोज़ करो यूज़र चाहता है कि हमारे पास एक इमेज हो, वो जैसे ही अपलोड करे, वर्डप्रेस तो थोड़ा बहुत कर ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया है? थोड़ा भी नहीं, तुम्हें नहीं। तो उसमें पोस्ट बनता है ना, पोस्ट बनता है, उसमें टैग्स भी बनते हैं, टैग्स भी आता है ना, पोस्ट हो गया, टैग्स हो गया, फीचर्ड इमेज हो गए। तो सपोज़ करो कभी क्लाइंट की ज़रूरत होती है कि हम एक इमेज अपलोड करें, उस इमेज के अंदर इमेज का नेम होगा, कॉमा देकर उसी इमेज के नेम में वो टैग्स लिखा रहेगा, उसी इमेज के अंदर में जो भी कंटेंट होगा पोस्ट का वो भी लिखा होगा। 3 पैरामीटर प्रोवाइड किया एक फाइल के नेम में, इमेज के नेम में। वो फाइल जैसे ही अपलोड होगा, ऑटोमेटिक एक पोस्ट कोडिंग के थ्रू जनरेट हो जाएगा। टैग्स में भी कुछ आ जाएंगे, टैग्स उसमें लिखा होगा, वो टैग्स में आ जाएगा। कुछ कंटेंट्स उसमें लिखा होगा, वो कंटेंट्स हमारा कंटेंट एरिया में पेस्ट होगा, और वो जो इमेज अपलोड हुआ है वो ऑटोमेटिक फीचर्ड इमेज में चला जाएगा। तो ये चीज़ इस टाइप की जब ज़रूरत होती है ना कहीं तो हमें अपने प्रोग्राम को ही डेवलप करना पड़ता है। जो प्लगइन डेवलपमेंट पढ़ते हो सिर्फ इसलिए पढ़ते हो कि एग्जैक्टली आपको प्लगइन का आइडिया लग जाए। प्लगइन डेवलपमेंट तो एग्जैक्टली फ्रेशर्स के लेवल का होता ही नहीं है प्लगइन डेवलपमेंट, ठीक है। जितने भी हमारे पास तरीके से बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड बार बार भूल जाते हैं, हुक्स और फिल्टर्स जितने भी होते हैं वर्डप्रेस में, वो हुक्स और फिल्टर्स के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हुक्स और फिल्टर्स जानते हो। मोर देन 30,000 हुक्स एंड फिल्टर्स होते हैं वर्डप्रेस में, ठीक है। तो उतने सारे हुक्स एंड फिल्टर्स एज अ डेवलपर मुझे भी उतना का नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि इतना हाई लेवल प्रोजेक्ट्स आया ही नहीं हाथ में, अभी वर्डप्रेस में तो कोई ज़्यादा इतना हाई लेवल बनाता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आता है तो एटलीस्ट आपको पता तो होता है हुक्स क्या काम करता है, फिल्टर क्या काम करता है। थोड़ा बहुत आप गूगल पे जब सर्च करोगे तो आपको अपने आप मिलता है कि अच्छा, तो एग्जैक्टली आप टैग्स कैसे बनाया जाता है, पोस्ट कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ जब जानते हो तो कंबाइंड ही ये सब चीज़ को तो करके वो प्रोग्राम बनाना होता है। तो कहीं ना कहीं पार्ट बाय पार्ट आपको पता होता है, आप उसको कंबाइंड करके कोई भी हैवी प्लगइन्स बना सकते हो, ठीक है। खास ही आज नहीं करा सकते हैं, वो तो पीडीओ जब करवाएंगे तभी पॉसिबल है। मैं इसको लाइव कनेक्ट नहीं होता। हाँ, आज किस लिए रुक रहे हो आप? वही चीज़ आज एडिटिंग वीडियो उनके लिए बनाना था पूरा कंप्लीट। फिर वेट की चीज़ कर रहे हैं आप बना के लाओगे तब तो किसी का एक को उठा के मैं उसके कॉपी पेस्ट करके सबको एडिटिंग में कन्वर्ट करूँगा। उतना बनाएंगे तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा। इसमें जो बना हुआ था उसके लिए, हाँ, जिस पे बना हुआ था वो तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है। जो आपको उस दिन प्रोजेक्ट दिखाया तो वो तो कंप्लीट वर्किंग प्रोजेक्ट है, तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो बना हुआ में हम सिंपल आपको समझाएंगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन एक प्रैक्टिकली करके दिखाना। हाँ, एक प्रैक्टिकली उस चीज़ को बना के दिखाना और एक थ्योरेटिकली आपको बता दें स्क्रीन पे। क्लिक करें, फॉर्म खुल जाएगा, उसको एडिट हो जाए। ये तो मैंने बनाया, बाकी डिलीट भी करूँ तो डिलीट हो जाएगा। मॉडिफाई पे क्लिक करें तो मॉडिफाई हो जाएगा, वो एडिट हो ही होगा। एडिटिंग किसी, हाँ, खुल जाएगा, उसकी वैल्यू उस पर ऑलरेडी आ रही है। जो भी मेरे तो एडिटिंग 2 टाइप का होता है, एक मॉडिफिकेशन होता है, डिलीटिंग भी एडिटिंग नहीं होता है। इसमें एसक्यूएल की कमांड इधर डिलीट में मैंने आईडी सेंड ही सेंड कर सिंपल वही है, तो एक लाइन सेंड कर वही दिखा दो, ऐसे दिखा दो, बाकी हम कल करके आएंगे। तो अब कुछ नहीं है तो ना से तो कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा। वो शायद मैंने एक बार दिखाया भी है आप लोगों को, दिखाया भी नहीं, कोडिंग देख लेगा तो फिर तो फिर बचता ही क्या है बताओ। वीडियो भी बनी रही है पॉज कर इस टाइप का हैबिट इसलिए नहीं डालते हैं ना, मालूम है एग्जैक्टली
हम ये प्रोजेक्ट चाहे तो आपको दे देंगे और हम आपको समझा देंगे, आप देख देख के कर भी लोगे, पता है मुझे, ठीक है। लेकिन ना क्रिएटिविटी जो होता है, एक दिमाग लगाने की बात होती है। जब इस लेवल पे आप उस चीज़ को सोच नहीं सकते हो कि कैसे बनेगा, तो फिर हैवी प्रोजेक्ट में तो लटक जाओगे ना। तो इसलिए एक कोड हम डायरेक्टली किसी को देते ही नहीं है। आप बना लोगे, बनाने के बाद आप एक कोड हमसे ले लेना पेन ड्राइव में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी का बनाया हुआ ही कोडिंग है मेरे पास, ठीक है। ये हम आपको देंगे भी वैसे भी, लेकिन बस इसलिए अभी नहीं देते हैं कि आपको देखकर तो आइडिया लग ही जाएगा, ऐसे बनाएगा तो आप बना लोगे। लेकिन वो आइडिया आप देखने के बाद जो ला रहे हो, हम सोचते हैं कि बिना देखे वो आइडिया आपके पास आएगा, समझे। कि बिना देखे जब आइडिया लाओगे ना, तो सोचने का जो एक तरीका का कैपेसिटी होता है ना आपका, कि माइंड क्रिएटिविटी, वो इंक्रीज कर जाता है। कोई भी चीज़, जैसे jQuery पढ़ लिया, आप वेबसाइट विजिट करते हो, तो एग्जैक्टली कहीं भी अगर आपको दिखता है एनिमेशन वगैरह कुछ भी, तो एक तरीके से सोच लो कि हाँ ये इस तरीके से बना होगा, तो वो आपको आइडिया कैसे आया। तो जब आप आइडिया लगाने लगोगे तो आप वो चीज़ बना पाओगे, अदरवाइज़ तो नहीं बना पाओगे ना, समझ रहे। तो सेम काम PHP में वही है। हम इसलिए ये सब चीज़ ऐसे बोलते हैं कि करने के लिए कि चलो हमने बता दिया एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से, एम्प्लॉय ऑडिट करो, ये करो। एक एक्स्ट्रा कॉलम अगर डेटाबेस में ऐड हो गया, और फिर आप इंटरव्यू में गए, वहाँ एक नया चीज़ बनाने को दे दिया, सेम लॉजिक सेम रहेगा, बनाने एक्स्ट्रा। हम यहाँ पर 3 कॉलम वाला बताया, वहाँ पर सपोज करो 10-15 कॉलम है एडिटिंग के लिए। पूरा फॉर्म में 10-15 कॉलम ऐड हो रहे हैं डेटाबेस में, फैच हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, एडिट हो रहे हैं। कहीं कुछ ऐसा ऑप्शन दे दिया कि उसमें एजेक्स भी लगा दो सर। तो सब चीज़ आप अलग अलग पढ़ रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब आप अपने तरीके से उसको सोचना स्टार्ट करोगे, ठीक है। हम चाहते हैं एजेक्स, अब एडिट पे क्लिक करेंगे वो रिलोड होगा ही होगा, क्योंकि एंकर टैग है। अब हमें चाहिए कि एडिट पे क्लिक करें, रिलोडिंग ना हो, एक DY फ्रंट एंड में, और उसका पूरा डिटेल्स डिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर्म। जो नेक्स्ट पेज में ओपन होता है, हम एजेक्स के थ्रू उसी को कॉल करवा के लाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो नया नया चीज़ मिलता है। ये सब चीज़ कहीं पढ़ा नहीं जाता या पढ़ाया नहीं जाता। आप जैसे जैसे लेवल इंक्रीज करोगे, सोचने के उस तरीके से टेक्निक आएगा सब। जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर सकते हैं, हाँ, ऐसा एजेक्स के साथ तो नहीं। एजेक्स किसका पार्ट है? जावास्क्रिप्ट का आपको एडिट एम्प्लॉय सब दिखा दे रहे हैं। जैसे एडिट एम्प्लॉय के लिए किसी पेज से हमारे पास आईडी आएगा, ठीक है। देखो आईडी लिया, ठीक है। आईडी लेने के बाद क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो आईडी था उसका डिटेल आ गया रिजल्ट में, ठीक है। अब देखना यहाँ एकदम फॉर्म जनरेट हो रहा है, एडिट करने पे वो पूरा फॉर्म जनरेट होगा ना। सेम चीज़ अब ये रिजल्ट से एक एक करके $R में आ रहा है ना, ठीक। अब $R मतलब एक एम्प्लॉय का कंप्लीट डिटेल एक रो में। फॉर्म स्टार्ट किया, मेथड पोस्ट एक्शन मॉडिफाई एम्प्लॉय डॉट PHP के पास जाएगा, टेबल स्टार्ट किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी माई फॉर्म इनपुट। वैल्यू में क्या लिखा, PHP के अंदर इको कराया, $OBJ से डिकोड करा रहे हैं, मतलब ये इनकोड हमने यूज़ किया ना, तो ये OBJ का यूज़ किया, ठीक है, डिकोड करने के लिए, क्योंकि डेटाबेस में पूरा इनकोडेड डेटा है। और एम्प्लॉय का नेम पहला डेटा, तो देखो ये हमारे पास $R से ले रहे हैं एम्प्लॉय नेम। तो देखो ये कहाँ लिखा है वैल्यू में, वैल्यू में जो भी चीज़ लिखते हैं टेक्स्ट प्रिंट आउटपुट में दिखता है ना। प्लेस होल्डर अलग चीज़ होता है, वैल्यू अलग चीज़ होता है। साइज भी लिख दिया, नेम भी लिख दिया। नेम क्यों लिखा, नेम नहीं लिखते तो ये मॉडिफाई एम्प्लॉय डॉट PHP किस तरीके से डेटा एक्सेप्ट करेगा बताओ। तो नेम कहीं ना कहीं लिखना होगा। तो ये क्या चीज़ है, डायनेमिक फॉर्म है, ठीक है। और बाकी कोडिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो सेम चीज़ है। बाकी सिर्फ ये जो वैल्यू वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट हमारा डायनेमिक में चेंज हो रहा है, कुछ तो इसमें मॉडिफिकेशन ही नहीं किया है हमने, ठीक है। सेम चीज़ ये किसका था, एडिट एम्प्लॉय। डिलीट एम्प्लॉय में सेम चीज़ आईडी लेगा, देखो यहाँ से आईडी लिया, किसी पेज से आईडी जनरेट हो रहा होगा, वो आईडी लिया एम्प्लॉय का। और देखो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो आईडी था आईडी। और उसके बाद देखो लिस्ट एम्प्लॉय डॉट PHP के पास रिडायरेक्ट कर गया। और लिस्ट एम्प्लॉय डॉट PHP क्या कर रहा है, पूरा जो भी डेटाबेस में डेटा है वो पूरे डेटा को डिस्प्ले कर रहा है सेलेक्ट करके बस। तो यहाँ से वो डेटा अपने आप हट जाता है। देखो इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जैसे इस पेज में आता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, पूरा डेटा एम्प्लॉय का लाया। लाने के बाद टेबल स्टार्ट हुआ, टेबल में टेबल रो स्टार्ट किया हमने, ऐड मोड रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय, यहाँ देखो एम्प्लॉय ईमेल आईडी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर सब लिखा हुआ है। डेटा स्टेटस अभी फर्स्ट कर लिया, डेटाबेस से पूरा रिजल्ट में जो डेटा आया था लाने के बाद देखो
पूरा अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया डिकोड करने के बाद, और रैंडम टेबल बनाया। चेक करते हैं जी, डेटा स्टेटस नॉट डेटा स्टेटस मतलब ये फॉल्स है ना, तो अगर फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, मतलब अगर डेटा स्टेटस फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो गया, ट्रू मतलब इसके अंदर आएगा तो क्या दिखाएगा, देयर इज़ नो रिकॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि कब ट्रू होगा, जब वाइल के अंदर घुसा होगा तो डेटा स्टेटस ट्रू हो गया होगा। देखो यहाँ पर हमने क्या है ना, डेटा स्टेटस ट्रू, मतलब कोई भी डेटा अगर टेबल में एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तो वाइल के अंदर आएगा, वाइल के अंदर आ गया तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, इसका मतलब फिर से जब वाइल से बाहर निकलेगा ये चेक करेगा ट्रू, और ये नॉट लगा हुआ मतलब फॉल्स। ठीक है, तो देखो ये पूरा डिटेल्स यहाँ प्रिंट करा रही है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर, सैलरी, कंट्री, देखो ई नेम पहला, ई सैलरी, ईमेल, ई कॉन्टैक्ट नंबर पूरा लिस्ट होकर दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोग सोचते ही नहीं हो कि क्या है। डेटाबेस से डेटा आ रहा है अब हमारे पास, आपको जैसा मर्जी वैसा यूज़ कीजिए। वो डेटा सेशन में डालना चाहते हो सेशन में डालिए, कुकीज़ में डालना चाहते हो कुकीज़ में डालिए, यूआरएल रीराइटिंग में यूज़ करना है यूआरएल रीराइटिंग में यूज़ कीजिए, हिडन फील्ड्स में यूज़ करना है हिडन फील्ड्स में यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज करो कोई भी फॉर्म की बात करेंगे, अगर हमारा इंडेक्स पेज देख लेते हैं एक बार, ये नॉर्मल हमारे पास फॉर्म है ना, विदाउट पीएचपी का, देख रहे हो ना, नॉर्मल फॉर्म है। अब यही तो हमारा जब सोर्स कोड देखेंगे तो ये फॉर्म हमें डिस्प्ले होगा ना कम्प्लीटली, ये वाला पूरा फॉर्म डिस्प्ले होगा। हैदर क्या करेगा, सीधा इस फॉर्म को कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद अपने कोड में पेस्ट करेगा और इसी मेथड से पोस्ट करेगा, और इसी डेटा को मतलब employee.php को ये डेटा पोस्ट करेगा, चला तो जाएगा। हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये हमारे फॉर्म से डेटा आ रहा है, तो अभी भी हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, जबकि बटन भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, आईपी एड्रेस वगैरह सब आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेकिन आईपी एड्रेस तो वेरी कर सकता है ना यूज़र टू यूज़र, मैक एड्रेस भी उस पर तो हमने ऐसा कुछ तो सेशन के अंदर की बात होती है ना, लेकिन फॉर्म्स तो कोई भी एक्सेस कर सकता है इस फॉर्म को। लेकिन डायनेमिक होने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें इसमें रैंडम स्ट्रिंग कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा कि ये फॉर्म जिस क्लाइंट के पास जा रहा होगा उसके पास एक रैंडम स्ट्रिंग जाएगा, और कहीं ना कहीं हम इस फॉर्म में इंसर्ट कराएंगे उस रैंडम स्ट्रिंग को हिडन फॉर्मेट में। जब वो डेटा हमारे पास पोस्ट होगा तो हम उस सेशन में जो रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके डाले थे और जो हिडन फील्ड्स का है वो दोनों अगर मैच करेगा तो मतलब कोई फॉर्म हैक नहीं हुआ है। और अगर वो रैंडम स्ट्रिंग हैक हो हमारे पास सेशन में है ही नहीं, हैकर जब यूज़ कर रहा है उसे, इसका मतलब वो हैक कर रहा है उस सेशन को, करने ही नहीं दे रहा। अब तक आप लोग कैशिंग वगैरह जो सुने हैं, HTML का कैशिंग होता है, उस तरीके से PHP में भी कैशिंग होता है। एक तो आपको आइडिया दिखाएंगे कि HTXS के थ्रू कैशिंग कैसे किया जाता है, लेकिन और एक तरीका का कैशिंग होता है, वो सर्वर साइड कैशिंग बोला जाता है। सपोज करो ये फेसबुक के सर्वर से कनेक्ट हुआ, या कोई भी एक कंपनी का बात कर लेते हैं SCL के सर्वर से, ठीक है, एक एम्प्लॉई का पूरा डिटेल्स देखने के लिए। अभी इसने विजिट किया फर्स्ट टाइम SCL के सर्वर को और एम्प्लॉई ID पास किया था 1, ठीक है। तो सर्वर तो पूरा डेटाबेस से एक डेटा एम्प्लॉई उस पर्टिकुलर ID का जनरेट किया था, जनरेट करने के बाद इसको व्यू करने के लिए इसे दे दिया पूरा एम्प्लॉई का, वो 1 नंबर ID का एम्प्लॉई का पूरा डिटेल्स इसके पास आया। कुछ देर बाद वो सेम SCL सर्वर से इन्वोक कर रहे हैं और उन्होंने भी पास किया है 1, ठीक है। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो रेस्पॉन्स इतना जल्दी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अब सर्वर अपने डेटाबेस से वो 1 नाम के एम्प्लॉई का 1 ID के एम्प्लॉई का डेटा डेटाबेस से नहीं उठा के ला रहा। उसने ऑलरेडी जब फर्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुआ था उस समय उस फाइल को कैश करके सर्वर पे ही रख लिया, जैसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया तुरंत वही फाइल उठा के नहीं भी दे दिया गया। थर्ड कोई उसी सेम रिकॉर्ड को खोजेगा और सेम चीज़। तो सोचिए अगर कैशिंग सर्वर साइड पे नहीं किया जाए तो कितना हैवी हो जाएगा। फ्लिपकार्ट देखिए 1-2 हज़ार प्रोडक्ट है, क्या करोड़ों में प्रोडक्ट है, पर भी खुलता है इतना जल्दी क्यों, सर्वर साइड कैशिंग के कारण। अमेजन कितना भारी हैवी साइट है, फिर भी इतना जल्दी ओपन होता है, तो सर्वर साइड कैशिंग होता है सर। तो उस समय कोडिंग कहीं ना कहीं हमारे पूरा कोड के अंदर जाता है, दिखा रहे हैं आपको सर्वर साइड कोडिंग कैशिंग कैसे होता है। देख रहे हो डॉक टाइप से ऊपर है ना, और देखो HTML से नीचे, ठीक। ये कैश फाइल्स इसके अंदर स्टोर होगा, हम आपको ये डिलीट करके दिखा रहे हैं, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब इस फाइल को जैसे ही रन करेंगे ना, ये आपको पूरा डेटा देगा, ठीक है।
और ये यहाँ पर एक फाइल भी बन जाएगा कैश के अंदर, समझ रहे हो ना। पहली बार कोई भी इसको एक्सेस करेगा तो ठीक है। देखिए इसके अंदर इसको रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हो कैशिंग हुआ। तो जैसे ही कोई विजिटर इस फाइल को एक्सेस करेगा, इस टाइप का फाइल हमारे सर्वर पे बनता रहता है, ठीक है। ये देखो सर्वर बोलने का मतलब क्या है, कैशिंग फोल्डर हमारा सर्वर पे ही तो है, उसके अंदर हमने कैश नाम का अपना फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर के अंदर ही फाइल स्टोर हो रहा है रैंडम। हाँ नहीं, ये रैंडमली बनेगा, ये जो आगे का नेम बन रही है। हाँ, जितने टाइप्स के रिक्वेस्ट आप करोगे उससे उतने टाइप्स का वो रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके खुद उसे सेव करेगा। कोई दोबारा होम पेज भी विजिट करेगा तो यहाँ से जाएगा। अब सर्वर से कोई मतलब नहीं होगा, समझ रहे हो ना। जो हेलो प्रिंट किया वो उसका पूरा कैश फाइल यहाँ पर है, सेव हो गया है। हाँ ये सेव हो गया। देखिए उस पर डबल क्लिक किए, देखिए इसका फाइल का एग्जाम्पल क्या आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो कैशिंग हो गई है। अब जो भी चीज़ आउटपुट में अगर हेलो सिर्फ आना है तो ये अपने आप फाइल चला जाएगा उसके पास। तो ये होता है सर्वर साइड कैशिंग। लेकिन ये चीज़ अभी आपको बिगिनर लेवल पे समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप इस पर वर्क करोगे। ये होता है कैशिंग सर्वर साइड। फिर बहुत तरह का है, आप लोग रैंडम स्ट्रिंग वगैरह यूज़ करते हो, वो भी है। ये तो आपने फाइल हैंडलिंग से किया है ना। हाँ, वैसे फाइल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता मुझे। सर्वर साइड कैशिंग आप सर्वर पे कभी वर्क करोगे क्या? कभी भी नहीं, ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं होता ये, समझे। ये CSV फाइल जैसे हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस हम देखते हो ना, दो तरीके के फाइल एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, तीन तरह का होता है। एक XML आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पूरा डेटाबेस का, CSV एक्सपोर्ट कर सकते हो, SQL एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मेजेंटो वगैरह जब करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लाइंट बोलेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट का पूरा CSV दे दीजिए, या फिर कुछ ऐसा करेगा कि बोलेगा कि आप वेबसाइट में लिंक डाल दीजिए, वहाँ पर यूज़र क्लिक चाहे कोई भी क्लिक करेगा एडमिन, तो अपने आप उस पूरा डेटाबेस का करंट जो CSV होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डायनेमिकली हमें CSV एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो सबका कोडिंग है, ये CSV फाइल कैसे बनेगा। फिर आप इंटरप्शन डिक्रिप्शन देख चुके हो ना, विदाउट लाइब्रेरी का देखो इंटरप्शन डिक्रिप्शन कैसे होता है, ये तो कर ही चुके हो। ये इमेज क्रॉपिंग का है कि फाइल अपलोड होगा तो इमेज कैसे क्रॉप होगा ऑटोमेटिक। तो देखो ये फाइल क्रॉपिंग का पूरा किस तरीके से फाइल ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाता है जो भी फाइल अपलोड करोगे, जितना भाई जितना का चाहिए। देखो अपने हो जाएगा, हाँ अपने आप कर देगा जितना का विड्थ और हाइट आप यहाँ डालोगे। कोई भी इमेज, जैसे फेसबुक में आप इतना बड़ा इमेज अपलोड करते हो लेकिन हमारा टाइमलाइन में या हमारे अपने प्रोफाइल पिक में नहीं आता, सेम चीज़ है ये। तो ये सब एक थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओगे तो थोड़ा समझ में आएगा क्या है, कैसे यूज़ होता है। ये सब चीज़ अभी पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं, सब ऊपर ऊपर परफॉर्मेंस करेगा। इसके लिए ग्राफिक्स आपको आना चाहिए, इसमें आता है PHP ग्राफिक्स 2D। अगर उसका नॉलेज होगा तब जाके आप इस पर डील कर लोगे। इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम इसका अपना इमेज प्रोसेसिंग के लिए, जैसे आपने देखा होगा कोई वेबसाइट जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना इमेजेस वगैरह किसी भी चीज़ का नहीं प्रोवाइड करता है। सपोज प्रोग्राम आप क्लोथ्स का इमेज खोज रहे हो या PNG इमेज किसी भी टाइप का हाई डेफिनेशन में ओपन करते हो तो एक वाटर मार्क होता है, देखते हो उस वेबसाइट का। तो वो क्या हर इमेज के साथ वो वाटर मार्क क्या करता है? नहीं, वो फाइल अपलोड करते चले जाइए, अपने आप वो वाटर मार्क ऐड होता चला जाएगा, समझ रहे हो। जब पेड सर्विस आप लेते हो तब जाके वो अन वाटर मार्क वाला आपको देता ही है। तो वो ये इमेज प्रोसेसिंग इसमें किट होता है, लाइब्रेरी होती है इमेज प्रोसेसिंग की। जैसे अगर कोई शिप है, शिप के ऊपर अगर फ्लैग है तो फ्लैग जब विंड में एयर में इधर उधर होता है तो उस तरीके से हमारा कंपनी का नेम भी फ्लोट करेगा उस टाइप से। पानी में अपना जैसे कोई भी शिप जा रहा है
तो साइड में उसका कंपनी का एडवर्टाइज वगैरह चलता रहे। ये सब जो एनिमेशन होते हैं, इमेज प्रोसेसिंग सब PHP से भी होता है। जो एक एग्जैक्टली कन्वर्स करता है ना, तो वो इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम से इसमें एनिमेशन बनाया जाता है। तो वो सब चीज़ भी होते हैं। आप जो जेसन पढ़े थे वो जेसन तो कुछ भी नहीं था। देखिए एक जेसन यहाँ पर एक है कहीं, हाँ नहीं हुआ था वो। ये देखो ये रैंडम स्ट्रिंग को जनरेट करता है रैंडमली। देखिए कैरेक्टर में हमने पूरा कैरेक्टर रख दिया है समझ में। रैंडम स्ट्रिंग अभी ब्लैंक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का वो लेंथ, और ये क्या करेगा इंक्रीज करता चला जाएगा। देखो कैरेक्टर्स रैंडम 0 से लेकर स्ट्रिंग का जो लेंथ हम पास करेंगे उससे एक कम, ठीक है। एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके हमें दे देगा। मतलब अगर हमने यहाँ 14 लिखा है तो 14 डिजिट का रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा। अगर 4 लिखेंगे तो सिर्फ 4 डिजिट का रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा। तो इस टाइप से लाइब्रेरीज बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी का लाइब्रेरी जब आप यूज़ करोगे तो आप कम्प्लीटली सोच लो कि आपका वेबसाइट हैक होना ही होना है। तो सारा चीज़ अपने से बनाओ, लेकिन अभी तो नहीं बना दो, लेकिन आइडिया दे दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, ताकि आप इस पर R&D करो, तो कैसे वर्क करता है, क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। जेसन पार्सन का एक एग्जाम्पल मस्त था जेसन में, हाउ टू जनरेट डायनेमिक जेसन। देख रहे हो ना, तो देखो जनरेट JSON.php ये क्या करेगा। देखो लोकल होस्ट लिखा, रूट लिखा, और ये हमारा क्या है बोलो डेटाबेस नेम है, ठीक है। उस डेटाबेस नेम में कहीं ना कहीं हमारे पास पोस्ट नाम का टेबल होगा। लिमिट 20 मतलब 20 डेटा ही सिर्फ सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इस पोस्ट में से रिजल्ट में आया, एरे जनरेट किया एक रेस्पॉन्स के लिए, एक पोस्ट के लिए। ये क्या करेगा, पूरा रिजल्ट से एक एक करके रूल आएगा। टाइटल और URL लिया, URL लेने के बाद एरे में अपेंड करता चला जाएगा टाइटल और URL, देख रहे हैं ना। और अपेंड करने के बाद रेस्पॉन्स में हमें क्या देगा बोलो, रेस्पॉन्स, ये डॉलर रेस्पॉन्स में पोस्ट डाल रहा है, इक्वल टू किसके इक्वल टू कर दे रहा है, जो पोस्ट हमारे पास है, ये पोस्ट एरे के इक्वल, ठीक है। ये पोस्ट एरे चला गया। और देखो यहाँ क्या कर रहा है, ऐप ओपन results.json। देखो कहीं ना कहीं results.json है बना हुआ, इसको हम डिलीट कर देंगे सपोज करो, तब भी वो बन जाएगा। ये क्या करने का कमांड दिया हमने, राइट करने का कमांड दिया, और ये क्या करेगा, पूरा जो जेसन इनकोड किया हुआ है उसको रेस्पॉन्स में ऐड करता चला जाएगा और ओपन कर देगा। तो देखो ये जो भी जिस टाइप से आप टेबल डिज़ाइन करोगे, जितना डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग इस टाइप का अपने आप जनरेट करेगा पूरा का पूरा जेसन पार्सिंग का कोड, समझ में आया। तो यही काम हम लोग करते हैं PNR स्टेटस में। कोई फंक्शन को हम कॉल करते हैं, वो पर्टिकुलर URL ये जेसन डेटा हमें दे देता है, और ये जेसन डेटा लेकर हम अपने तरीके से मॉडिफाई करते हैं जैसा दिखाना है। तो इस टाइप का पूरा जेसन हमारे डेटाबेस उठ कर दिखेगा आपको। हम देखते हैं पोस्ट नाम का कोई है, अभी भी डिलीट कर दिया है। क्या तो ऐसा डेटाबेस बना देंगे तो अपने आप ही पूरा चीज़ देगा आपका। वो वर्डप्रेस भी यही काम करता है। तो अभी आप जेसन बना क्या कर रहे थे, किसी का जेसन था, आप उसको रीड करते थे। आप डायनेमिक जेसन आप बना रहे हो, .json फाइल देख रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है एग्जैक्टली ये सब चीज़ एक अच्छा लेवल का प्रोग्रामिंग होता है। कंपनी में आप भी 4 साल 2 साल वर्क कर लोगे, 3 साल, तो आपको भी ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बस कंपनी में ये डिमेरिट होता है कि ये सब चीज़ बने बनाए मिलेंगे, आपको यूज़ करना है बने, ठीक है। लेकिन आप अपना काम जब करोगे तो ये सब चीज़ आपको बनाना पड़ेगा अपने से। फाइल अटैच करने में फंक्शन नहीं देगा, फिर पीयर यूज़ होता है। पीयर जो होता है काफ़ी सिक्योर्ड एक तरीका का PHP का लाइब्रेरी है पीयर, ठीक है। उसमें HTML फॉर्म का अलग कोडिंग होता है, डेटाबेस में FTP का अलग कोडिंग होता है, सब चीज़ का अलग अलग कोडिंग होता है उसमें, सिक्योरिटीज भी उसमें अलग होता है। वो PHP का ही कंटेंट होता है,
लेकिन वो सिक्योरिटी डेवलपर्स पढ़ते हैं उसको। हम लोगों को इंटरव्यू में क्वेश्चन है तो पीयर जो होता है सिक्योरिटी लाइब्रेरी होता है, और पीयर से ज़्यादा सिक्योर जेंट होता है। जेंट मतलब सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जेंट प्रोवाइड करता है PHP में, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी इसको नहीं प्रोवाइड करता। जो फेसबुक वगैरह वो ऑथेंटिकेशन यूज़ करता है ना, ऑथेंटिकेशन क्या होता है एक तरीके का, एक प्रोसेस होता है कि कौन जब पहली बार कोई यूज़र नेम पासवर्ड डालता है ना, तो वो यूज़र नाम पासवर्ड से पहले कोई टोकन जनरेट करता है, वो टोकन पहले मैच कराया जाता है डेटाबेस के टोकन से, ठीक है। मैच करता है, फिर फर्दर दूसरे मॉड्यूल के पास आएगा, दूसरा मॉड्यूल के पास अपना टोकन होगा, वो चेक करेगा फिर डेटाबेस से, वो मैच करता है, फिर फर्दर आगे बढ़ेगा। ऐसे करते करते कम से कम 7 to 8 प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद आपको डेटाबेस से लिंक करा के चेक कराएगा। पहले तो टोकन्स मैच करेगा सारे, उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट करेगा। तो ये काफ़ी सिक्योर प्रोसेस होता है वो ऑथेंटिकेशन।